नमस्कार मित्रों, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए मौर्य वंश के पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें अशोक के बारे में और डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप सभी पार्ट 2 वीडियो में अशोक के बारे में पढ़े थे, तो इस वीडियो में भी अशोक के बारे में ही आगे के बारे जो चीज़ें हैं उसको डिटेल में पढ़ने के लिए ये वीडियो पार्ट 3 बनाया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। अशोक के समय, अशोक के शासनकाल में उस समय मुख्य जो प्रांत थे वो थे उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, तक्षशिला। और दूसरा एक प्रांत था अवंती, उसका राजधानी उज्जैनी। कलिंग जो प्रांत था उसका राजधानी तोसली। और दक्षिणापथ जो प्रांत था उसका राजधानी सुवर्णगिरी। और जो पांचवी जो है प्राची, प्राची जो है मध्य प्रांत को बोलते हैं, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र रखा गया। इस परीक्षा की दृष्टि से आप सभी को इसको याद करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं अशोक का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के बारे में कुछ, इनके बारे में कुछ उपलब्धियां हैं। प्राचीन काल के इतिहास में अशोक को महानतम सम्राटों में से सबसे आगे रखा जाता है। अशोक के शासनकाल में भारतवर्ष ने अभूतपूर्व राजनीतिक एकता और स्थायित्व प्राप्त किया। सही अर्थों में अशोक प्रथम राष्ट्रीय सम्राट थे जो विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज कराया। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला बात है। ठीक है, अब अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में कौन हुआ? उसका पुत्र कुणाल। उनकी मृत्यु जो हो गई, अशोक का जो निधन हो गया 232 में, पाटलिपुत्र में ही हो गया था ईसा पूर्व में। और उनके फिर बाद उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र कुणाल गद्दी पर बैठते हैं। फिर अशोक के पौत्र 8 वर्ष तक शासन करते हैं। पौत्र मतलब नाती, उनका नाम दशरथ था। अशोक की भांति उन्होंने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण किया। आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए गया जिले में नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं निर्मित करवाया। ये गया के एक पहाड़ी है, गया जिला में नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं निर्मित करवाया था आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक के रूप में बृहद्रथ का विवरण मिलता है। ये अंतिम शासक थे। उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे, है ना। ये बहुत ही बार परीक्षा में आ चुका है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ और उनका सेनापति का नाम पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ को सेना का निरीक्षण करते समय धोखा से उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, मतलब बृहद्रथ का हत्या कर दिया गया, ठीक ना, पुष्यमित्र शुंग द्वारा। बृहद्रथ की हत्या के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग जो है उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। और शास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ और अध्यक्ष। अब तीर्थ क्या है भाई? तो तीर्थ जो है अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था उस समय, जिनकी संख्या जो थी 18 थी। इन्हें महामात्र भी कहा जाता था। महामात्र उच्च अधिकारी कह सकते हैं या तीर्थ भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की भी चर्चा मिलती है। तो पहले हम लोग तीर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब पुरोहित जो थे, सबसे पहला तीर्थ थे, उस समय धर्म और दान विभाग का प्रधान थे। ठीक है, धर्म और दान विभाग का प्रधान थे। एक आता है दूसरा में प्रशास्ता, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी। राजकीय आज्ञाओं जो ऑर्डर दिया था उसके बारे में। सेनापति जो था युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। नायक सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष। कार्मातिक उद्योग और कारखानों का प्रधान निरीक्षक। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नागरक नगर के प्रमुख अधिकारी या नगर के तवाल। ठीक है, दर्गपाल, चाहे दुर्गपाल ही बोल सकते हैं उसको, राजकीय दुर्ग के रक्षकों का अध्यक्ष था। मतलब ये पूरा रक्षा कराते थे सब। दवारिक जो थे राजकीय द्वार का रक्षक था। ठीक है, अंतपाल उसको बोलते हैं सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को। अंतर्वेशिक
सम्राट की अंग रक्षक सेनाधिकारी, सेना का अधिकारी, जो ही बॉडीगार्ड्स थे सम्राट के, उनका एक अधिकारी था, उसको बोलते थे अंतवेर्शिक। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, आटविक वन विभाग का जो प्रधान अधिकारी था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। मौर्य प्रशासन के कुछ प्रमुख अध्यक्ष भी थे, उनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष में पौतवाध्यक्ष, माप तौल का अध्यक्ष जो थे उनको कहा जाता था पौतवाध्यक्ष। ठीक है, फिर दूसरा है पण्याध्यक्ष यानी वाणिज्य का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष बुचड़ खाने का अध्यक्ष, है ना, बचड़ खान लिखा है इसमें, बुचड़ खाने का अध्यक्ष, जहाँ पे जानवर कटते थे उसको बोलते हैं। ठीक है, सुराध्यक्ष जो शराब और मदिरा का अध्यक्ष था, सुराध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष, फिर बबीताध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष चुंगी और शुल्क विभाग, मतलब कि यहाँ पे जो है इनकम टैक्स अधिकारी कह सकते हैं इसको। सीताध्यक्ष सरकारी भूमि का प्रधान। ठीक है, अब कहते हैं मौर्यकालीन प्रांत। तो मौर्यकालीन प्रांत में देखिए, इसमें मौर्यकालीन जो प्रांत थे उसकी संख्या जो 4 थी, जबकि अशोक के समय 5 हो गई। मौर्य काल के प्रांत को चक्र कहा जाता था, मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता था, और प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा चलाया जाता था। इसे प्रांत था, उनको चलाने वाले कौन थे? कुमार या आर्यपुत्र। ठीक है, मंडल प्रदेष्टा या प्रादेशिक, आहार या विषय जो विषयपति या स्थानिक के द्वारा चला जाता था। स्थानीय जो था 800 ग्रामों का समूह था, उसको बोलते थे स्थानीय। द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, खरवटिक 200 ग्रामों का समूह, और संग्रहण 10 ग्रामों का समूह। और ग्राम जो था यह एक प्रशासन का छोटी इकाई थी, इसके प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। याद रखिएगा कि 10 ग्रामों को मिलाकर के एक खरवटिक बनता था, 10 ग्राम को मिलाकर के एक संग्रहण बनता था, और 20 संग्रहण को मिलाकर के एक खरवटिक बनता था, और 2 खरवटिक को मिलाकर के एक द्रोणमुख बनता था, और 2 द्रोणमुख को मिलाकर के एक स्थानीय बनता था। ठीक है, तो ये सभी इस तरह से व्यवस्था बनाई गई थी। जैसे अभी हम लोग का जो है गांव, पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, तो उस प्रकार से बनाया गया था उस समय भी। अब आते हैं उसमें सैन्य प्रशासन के बारे में। जो सैन्य जो व्यवस्था थी, मौर्य राजाओं की सेना बहुत ही संगठित थी। ठीक है, और बड़े आकार में व्यवस्थित थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यों के पास नंदों से 3 गुनी अधिक सेना थी। ठीक है, इसमें जो है जो नंद जो वंश थे, नए नंद बोल रहे हैं, जो घनानंद थे, उनसे ज़्यादा इन्होंने 3 गुनी सेना थी। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना जो थी, जस्टिन जो है चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता था। जस्टिन जो एक लेखक था, ठीक है, यूनान का जो था, वो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता था। कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया: पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और नगरपालिका सेना। याद रखिएगा ये कि सेना को कितने विभागों में बांटा गया था, तो 3 भागों में श्रेणी में बांटा गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्याय व्यवस्था के बारे में। तो न्याय जो व्यवस्था है उसमें मौर्य काल में सम्राट सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। पूर्ण रूप से जो सम्राट जो रहता था वहीं मुख्य रूप से न्यायालय उन्हीं के पास था, और न्यायाधीश भी थे। ग्राम सभा छोटा न्यायालय था, जहां वृद्धजन अपना निर्णय देते थे। जैसे कि अभी जो है पंचायत वगैरह मुखिया सरपंच जो होता है, उस प्रकार से ही उस समय गांव जो था एक छोटा न्यायालय के रूप में काम करता था, ग्राम सभा। अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है। पहला जो है धर्मस्थी है, इसके अनुसार दीवानी अर्थात स्त्री धन तथा विवाह संबंधी विवादों का निपटारा होता था। धर्मस्थी इसको बोलते हैं। ठीक है,
इसमें विवाह संबंधी विवादों का ये क्या था। अब दूसरा जो है इसमें कंटक शोधन। तो कंटक शोधन, इसके द्वारा फौजदारी मामला, हत्या, मारपीट जैसी समस्याओं का निपटारा होता था। ठीक है, दो तरह की यह पे व्यवस्था थी। अब एक आता है गुप्तचर व्यवस्था, जो उसको बोलते हैं आप लोग खुफिया जो एजेंसी होता है, वहीं था उसमें भी। तो गुप्तचर जो व्यवस्था था उसमें गुप्तचर से संबंधित विभागों को महामात्या सर्फ कहा जाता था, महामात्या सर्फ कहा जाता था। और शास्त्र में गुप्तचरों को गद पुरुष, ठीक है, गद पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। ठीक है, संस्था किसको बोलते थे, जो एक जगह संगठित होकर के गुप्तचरी करता था उसे संस्था कहा जाता था। एक जगह संगठित होकर के गुप्तचरी करता था। संचार, जो जगह जगह जा करके गुप्तचरी करता था उसको संचार कहा जाता था। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा अपराधों को रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिणी कहा गया है। गुप्तचर के अलावा और भी इस अपराधों को रोकथाम के लिए पुलिस की व्यवस्था थी, उसको रक्षिणी कहा गया है मौर्य वंश मौर्य शासन काल में। एक सामाजिक व्यवस्था में मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी, यानी विधवा विवाह का प्रचलन भी था। ठीक है, कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी और जिन्हें छंदवासिनी कहा गया है। ठीक है ना, छंदवासिनी जो शब्द है ये विधवाएं द्वारा अगर जीवन यापन स्वतंत्र रूप से करती थी तो उनको छंदवासिनी भी कहा जाता था। ठीक है, कुछ विधवाएं हो गया। समाज में वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था, उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। वेश्यावृत्ति उस समय प्रचलन था जिसको राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था, मतलब कि वहाँ पे राजा की तरफ से छूट थी या उनको संरक्षण मिलता था। सम्भ्रात घर की स्त्रियाँ प्रायः घरों में रहती थी। कौटिल्य ने ऐसे स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है ना, जो प्रायः घर में ही रहती थी उस समय का। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अब सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, इसका मतलब है कि वहाँ पे विधवा का पुनर्विवाह प्रचलन था। स्त्री और पुरुष दोनों को मोक्ष या तलाक लेने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, वो जो है उस समय की जो व्यवस्था है अभी की जो व्यवस्था से पूरी तरह से मेल खाता है। ठीक है, हम लोग आधुनिक समाज और उस समय का समाज का पूरी तरह से मेल खाता है। इसीलिए कहा गया है कि कौटिल्य का जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो आधुनिक जैसा लगता है। ठीक है, कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया है। मोक्ष का मतलब तलाक। मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायनोसिस और हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान शिव और विष्णु से की गई है। धार्मिक व्यवस्था में डायनोसिस और हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान शिव और विष्णु। अब आता है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में 3 स्तंभ थे। ठीक है, इसका संयुक्त रूप से वार्ता या वृत्ति का साधन कहा जाता था। पहला है कृषि, उन्हें कृषि से पैसा या जो भी आपका जो अर्थव्यवस्था है मौजूद होता था। और दूसरा है पशुपालन। तीसरा जो है वाणिज्य और व्यापार, जो अभी देखिए अभी व्यवसाय है, कृषि भी है, पशुपालन भी है और व्यापार भी है। ठीक है, कृषि जो था उसका मौर्य काल का मुख्य जो था कृषि प्रधान समय था। उस समय भूमि पर राज्य और कृषक दोनों का अधिकार होता था। ठीक है, अभी भी है। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट जुती हुई भूमि को कहे थे और आकृष्ट को बिना जुती हुई भूमि और स्थल ऊंची भूमि का नाम दिया गया था। ठीक है, 3 तरह के भूमि में इन्होंने बांटा था, जिसको एक कहा गया है कि कृष्ट मतलब जुती हुई भूमि, और जो अकृष्ट मतलब बिना जुती हुई भूमि, और तीसरा जो है ऊंची भूमि को कहा गया है।
ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। जो राज्य जो था उस समय, जो मौर्य वंश का जो राज्य साम्राज्य था, उसमें आय का प्रमुख जो स्रोत था वो भूमि कर था। आय का मतलब कि जो इनकम का जो मुख्य स्रोत था उस राज्य का, वो भूमि कर था। ठीक है, तो इसका मुख्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। भूमि कर 2 प्रकार का होता था, एक होता है सेतु कर, दूसरा होता है वन कर। अब देखिए, कर के बहुत सारे टाइप्स थे, तो सीता कर क्या है? सीता कर जो है भूमि से प्राप्त होने वाली टैक्स को बोलते हैं सीता कर। भाग उपज का हिस्सा है, जो भाग बोलते थे उस समय उपज का हिस्सा है। प्रवेश आयात कर जो है, प्रवेश का मतलब आयात कर जो बोलते हैं ना, कि बाहरी जो सामान मंगा करके अंदर बेचा जाता है उसको आयात कहते हैं। आयात उस पर जो टैक्स लगता था उसको बोलते थे आयात कर, जो 20% था। ठीक है, फिर निष्क्राम्य, ये निर्यात कर होता है। निष्क्राम्य से प्रवेश और उसके बाद निष्क्राम्य, जो सामान यहाँ से बाहर जाएगा तो उसको बोलते थे निर्यात कर। प्रणय आपातकालीन कर, कभी कभी सरकार या उस समय का जो राज्य जो थे, राजा थे, किसी समय आपातकालीन कर लगा देते थे किसी व्यवस्था को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते थे आपातकालीन कर, उसको प्रणय के नाम से जानते थे। एक होता है बलि कर, एक प्रकार का राजस्व कर ही यही है। विष्टि निःशुल्क श्रम और बेगार, ये कर है। फिर हिरण्य, अनाज के रूप में न लेकर नगद ले जाता था, यहाँ पे नगद लिया जाता था। एक आता है सेतु बंध, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध। ये इंपॉर्टेंट है, अब पूछ सकता है कि मौर्य काल में सेतु बंध से आप क्या समझते हैं? तो ये है राज्य की ओर सिंचाई का एक प्रबंध व्यवस्था थी, उसको ही सेतु बंध कहा गया है। चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक, चाणक्य के अनुसार जो क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था, उपवास काश्तकार को कहा जाता था, और उद्योग मौर्य काल का प्रमुख उद्योग सूत काटना और बुनना था। ठीक है, उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी मतलब उद्योग धंधों की संस्थाएं। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है, मतलब कि जो भी उद्योग धंधे थे जो उनके प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था, ये श्रेणी न्यायालय के प्रधान को। प्रमुख व्यापारिक संगठन, श्रेणी का मतलब शिल्पियों का संगठन, निगम व्यापारियों का संगठन, और सार्थवाह कारवा या काफिला जो था व्यापारियों का, प्रमुख व्यापारी जो था उसको बोलते थे हम लोग काफिला, सार्थवाह। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम मौर्यकालीन मुद्राओं के बारे में। मौर्य की जो राजकीय मुद्रा थी वो पर्ण थी। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि जो मौर्यकालीन मुद्राओं में पूछा है कि मौर्यकालीन मुद्रा कौन थी, तो पर्ण थी, जो चांदी के सिक्का का हुआ करता था। पर्ण मुद्रा किस धातु का बना होता था, तो चांदी का धातु से बना होता था, चांदी धातु से। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। अब मुद्रा को परीक्षण करने वाले, मान लीजिए कि अगर नकली भी मुद्रा उस समय बन जाती थी, इसलिए मुद्रा को परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। मतलब कि उस समय जाली जो मुद्रा रहती थी उसको ये करने के लिए। अब एक आता है देखिए, इसमें जो है पिछले जो पेज में था वो था एक करसापर्ण, जो ये था चांदी के बना होता था। थोड़ा सा पीडीएफ में ये नीचे है। ठीक है, और जो 13 में लिखा है सुवर्ण और निष्क, उसको सोना का जो सिक्का होता था उसको बोलते थे। और मूषक जो है काकणी, मूषक एवं काकणी, ये तांबा धातु से बने होते थे। ठीक है,
थोड़ा सा देखेंगे। मेगास्थनीज ने एग्रोनोमाई नामक अधिकारी की चर्चा की है, जो मार्ग निर्माण के विशेष अधिकारी होता था। मार्ग निर्माण, जो सड़क बनाता था, सड़क का रास्ता, उसको बोलते थे हम लोग एग्रोमोनाई। ठीक है। फिर अब जो है मौर्य वंश के जो पतन के जो कारण हैं वो मुख्य रूप से क्या हैं, ये अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग वक्तव्य दिया है। जैसे हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक के ब्राह्मण विरोधी होने के कारण पतन हो गया, ये शास्त्री जी कहते हैं। हेमचंद राय ये कहते हैं, राय चौधरी कहते हैं, चौधरी जी, कि अशोक का जो अहिंसक और शांतिप्रिय नीति था, कि शांतिप्रिय नीति और अहिंसक नीति जो था, ये दोनों पतन के कारण हो गया। और डी कौशाम्बी के अनुसार ये कहते हैं कि संकट के कारण, आर्थिक संकट के कारण, मतलब कि पैसा की कमी हो गई उस समय, इसके कारण से ये खत्म हो गया। और डी झा कहते हैं कि अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण इनका पतन हो चुका था। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और है, परिशिष्ट के बारे में पढ़िए थोड़ा सा इसका, कि साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। मान लीजिए कोई भी अगर मुख्यमंत्री या पुरोहित की नियुक्ति किया जाता है तो उनके बारे में, चरित्र के बारे में जांचा परखा जाता था। उस जो व्यवस्था जो था, परीक्षण जो था, उसको उपधा कहा जाता था। ठीक है। प्रशासकों में छोटा गोप जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था उसको बोलते थे, मतलब कि जो 10 ग्राम को संभालने का जो काम था उसको गोप बोलते थे। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। ठीक है। नंद वंश को विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक सहायता प्राप्त की थी, ये जरूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को खत्म करने के लिए, ठीक है, ये कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता मांगी थी या प्राप्त की थी। अशोक ऐसे शासक थे जो अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। सांची बौद्ध कला मूर्ति कला का निरूपण करता है। ठीक है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में है। ठीक है। और सांची का स्तूप जो है ये अशोक ने बनवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। पाटलिपुत्र अशोक के शिलालेख में नहीं मिला है। ठीक है। सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना अशोक ने किया था। त्रिविध मतलब कि यही तीनों विधि के अनुसार पे राजवंश की स्थापना किए थे। सम्राट अशोक जो थे प्रायः जनता के संपर्क में रहते थे, और शास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का राजा था। जो अशोक के समय समकालीन तुर्मय जो थे मिस्र का राजा था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। ठीक है। स्तंभ मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है, मतलब एक विशेषता है स्तंभ। इससे पहले कभी नहीं यूज हुआ था और न कभी बनाया गया था। लास्ट जो आपका पेज जो है छठे शिलालेख में अशोक घोषणा करता है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि मुझे काम के लिए, सार्वजनिक काम के लिए, जनता की भलाई के कार्य के लिए मुझे कभी भी महामात्य जो उनके अधिकारी थे वो उनसे संपर्क कर सकते थे, चाहे वो जहाँ भी रहे।
अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिन्हें पांडुरंजित बालू काश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं, वह मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया है। ठीक है। विशाखदत्त द्वारा मुद्राक्षत जो इनका रचित जो किताब है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार दुर्भिनसिंधियों के बारे में बताता है। 30 नामक श्रीलंकाई शासक अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया। मैंने श्रीलंका में भी इनके प्रभावित राजा थे। ठीक है। मौर्य कर राजकीय वर्ष आषाढ़ जुलाई से प्रारंभ होता था। आषाढ़ जो महीना होता है उस समय से उनका राजकीय वर्ष का जो है कर का शुरू किया जाता है। कर की जो गणना है वहाँ से किया जाता था। अशोक काल में दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। अशोक काल में दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अफगानिस्तान में भी पाया गया है। इसीलिए बोला जाता है कि उनका जो शासनकाल था वो अफगानिस्तान तक विस्तार था। अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्शों से प्रेरित है। गृह और विदेश नीति मतलब कि अंदर अपने राज्य के अंदर भी और बाहर भी बौद्ध धर्म के आदर्शों पर प्रेरित है। अपने स्वराज्य के भीतर अशोक एक तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जो राजूक कहलाते थे। स्वराज्य के भीतर में इन्हें प्रजा को न केवल पुरस्कार ही बल्कि दंड देने का अधिकार सौंपा गया। अगर कोई जो पब्लिक है या प्रजा जो है अगर अच्छा काम करती है तो उसको पुरस्कार भी दिया जाता था इनके द्वारा और दंड भी गलत काम करने के लिए। इस सब पूर्व दूसरी और पहली सदियों के ब्राह्मी अभिलेख का श्रीलंका में मिले हैं। अशोक ने नारी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म मात्र बहाल किए, नारी में भी और पुरुष में भी। अशोक ने पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी, मैंने बलि पर रोक लगा दिया था। अपनी राजधानी में तो प्राणी को मारना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया था। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। ये बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मिस्र में अखनातुन ने ईसा पूर्व 14वीं सदी में शांतिवाद नीति को अपनाया था। मिस्र का जो एक था अखनातुन। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनके नाम से भी रिकॉर्ड है कि प्रथम अस्पताल जो है और औषधि बाग ये अशोक ने ही निर्माण करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। बौद्ध धर्म मानते हुए भी हिंदू धर्म को नहीं त्यागी थी। इनका प्रमाण उनकी देवनाम प्रिय उपाधि ही है। सिंहली अनुभूति दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। मतलब पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति होती है और अशोक के राज्यकाल में ही होती है। ठीक है। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। पौत्र दशरथ भी था उनके साथ में। रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी था। इसकी स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी से थी। मतलब रज्जुक जो थे वो जिला के अधिकारी से समाहर्ता थे, जिसे राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। ठीक है। तो आप सभी के लिए ये जो मौर्य साम्राज्य का जो अशोक का जो शासन था वो समाप्त हुआ। ठीक है। ओके।